तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, शॉर्ट में बोलेंगे बीडीई। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा टॉपिक है, बट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझो। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी मतलब एनर्जी, बॉन्ड का मतलब आप समझते हो केमिकल बॉन्ड, अट्रैक्टिव फोर्स, और डिसोसिएशन का मतलब ब्रेकिंग। डिसोसिएशन का मतलब ब्रेकिंग। जैसे एक बॉन्ड कोई भी चीज है, एक्स और वाई के बीच में कोई भी एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड को जब भी आप ब्रेक करोगे यू नीड टू प्रोवाइड एक्सटर्नल एनर्जी। ठीक है, मतलब जब भी बॉन्ड बनता है, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो उस पूरे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है। जबकि कोई एक बॉन्ड अगर हम तोड़ते हैं तो उस पूरे प्रोसेस में हमें ओवरऑल एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब यह होता है कि हम इस टॉपिक में बॉन्ड को तोड़ने वाले हैं। ठीक है, और एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और ऑब्वियस सा बात है, ये बॉन्ड हम लोग एक मोल कम से कम क्वांटिटी मिलेंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का अगर एक पर्टिकुलर बॉन्ड तोड़ेंगे तो बहुत मिनिमम एनर्जी लगता है। ठीक, उसको कंसिडर करना भी मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो यहां पे हम लोग जो एनर्जी टोटल लेने वाले हैं वो पर मोल लेने वाले हैं, यानी कि एक मोल कोई पर्टिकुलर बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। आई होप कि आपको डेफिनेशन बहुत क्लियर हो गया होगा। अब समझो, बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करते हैं दो तरीके से। ठीक है, बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करते हैं दो तरीके से। या तो बॉन्ड टूट सकता है हेट्रोलिटिकली, या तो बॉन्ड टूट सकता है होमोलिटिकली। हेट्रोलिटिकली का मतलब क्या होता है? जैसे समझो, जैसे ये एक्स और वाई के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। अगर कुछ ऐसा हो कि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन, यानी पूरा का पूरा बॉन्ड किसी एक ही एटम पर क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो यहां पर क्या बनेगा, एक्स और वाई बनेगा अलग अलग। जरा समझो, क्या एक्स ने इस पूरे प्रोसेस के कारण से अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, जिसके कारण से एक्स पर आ गया प्लस चार्ज, और वाई ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो यहां पर आया माइनस चार्ज। ठीक है, ये दो चीज आपका बना। यानी कि अब आप देखो तो यहां पर एक बॉन्ड टूटा, जब बना होगा ये बॉन्ड तो एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई दोनों दिया होगा, बट टूटने के कारण से जब टूटा तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, सारा का सारा वाई लेकर भाग गया, एक्स को कुछ मिला ही नहीं, तो ये अनइक्वल ब्रेकिंग हुआ। राइट, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिटिकली बॉन्ड ब्रेकिंग। इसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है, जरा समझो, अगर ऐसा होता है कि यही x है और यही y है, इनके बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो टूटने के बाद में ये बॉन्ड टूटने के बाद में आधा x पर जाता तो आधा y पर जाता है। इक्वल, ईच इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन को, इक्वल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इस तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो x पर आ गया एक इलेक्ट्रॉन, y पर भी आ गया ये एक इलेक्ट्रॉन। इस x और y जो यहां पर बना है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको? फ्री रेडिकल। शॉर्ट में लिख दिए हैं FR, ये है फ्री रेडिकल। जबकि यहां पर जो बना है वो बना है कैटायन और एनायन। करेक्ट, इस तरह के ब्रेकिंग को हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक। ये वाला जो ब्रेकिंग है इसको हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। क्लियर है क्या? आई होप कि आप होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग और हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग समझ गए हो। होमोलिटिक का मतलब होता है जब वो बॉन्ड टूटेगा, उस पूरे बॉन्ड में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा वो आधा आधा दोनों इलेक्ट्रॉन पर, दोनों एटम पर जाएगा। करेक्ट। हेट्रोलिटिक का मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी एक ही पर जाएगा। हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग के कारण से कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है, जबकि होमोलिटिक ब्रेकिंग के कारण से फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब पूछोगे कि सर इस वाले टॉपिक में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में हम लोग एटम के बीच में जो बॉन्ड है उसको कैसे तोड़ेंगे, होमोलिटिक की हेट्रोलिटिक? तो अभी हम यहां पर तोड़ने वाले हैं होमोलिटिक के कारण, है ना, होमोलिटिक वे में तोड़ेंगे। ठीक है, तो आप फिर से एक डेफिनेशन समझ लीजिए। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड होमोलिटिक। ठीक है, अब यहां पर कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? तो जनरली हम लोग यहां पे तोड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड। किसको तोड़ेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच को बॉन्ड को होमोलिटिक तोड़ेंगे। आधा एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो एज अ रिजल्ट क्या बनेगा?
कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा। तो हमको सिर्फ कंसिडर करना है कार्बन फ्री रेडिकल। किस पर कंसिडर करना है? कंसंट्रेट करना है कार्बन फ्री रेडिकल पे, ठीक है क्या? अब अगर हमको पूछे कि भाई कैसे कंपेयर करें, है ना, अलग अलग तरह से, अलग अलग एक ही मॉलिक्यूल में हो सकता है कि 2-3 हाइड्रोजन कार्बन के बीच में का बॉन्ड टूटे, या तो अलग अलग मॉलिक्यूल रहे उसके बीच कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हमें तोड़ना पड़े, तो हमें एनर्जी का कंपैरिजन करना है कि किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा, कौन सा बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, किसमें कम लगेगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी एनर्जी को कंपैरिजन करते हैं, तो ये कंपैरिजन किया जाता है कि जो होमोलिटिक टूटने की वजह से ये कार्बन फ्री रेडिकल बना ना, ये कितना स्टेबल है ना। यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म्ड आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड, ठीक है। यहां पर CH बॉन्ड कौन सा टूटेगा? सिग्मा टूटेगा, करेक्ट। जैसे यहां पर देखो, फॉर एग्जांपल यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड होगा, हमने इसको ब्रेक किया, होमोलिटिक आधा इधर गया भाई, आधा इधर गया, एज ए रिजल्ट कार्बन फ्री रेडिकल बना। ये क्या बना है? कार्बन फ्री रेडिकल बना, करेक्ट है क्या? अब कैसे डिपेंड करता है समझो। BDE यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म। कैसे स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है? देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल formed on homolytic dissociation of CH bond। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। आप अब जब इतना समझ गए तो स्टेबिलिटी फील है ना। कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? तो ऑब्वियस सा बात है, कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी अगर चेक करना है तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर पूरा ऑर्गेनिक में सबसे पहले स्टेबिलिटी में फैक्टर मैटर करता है रेजोनेंस, ठीक है। यानी कि अगर फ्री रेडिकल रेजोनेंस में हुआ तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर रेजोनेंस आंसर नहीं मिल पाया तो हम उसमें देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या देखेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब जिस अल्फा एच, मतलब जिस फ्री रेडिकल का ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होगा उसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो और वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। और अगर ये नहीं हो पाया तो इंडक्टिव, इंडक्टिव में भी कौन सा? प्लस आई, सॉरी, इंडक्टिव में भी कौन सा? प्लस आई। क्लियर है क्या? ऐसे हम लोग स्टेबिलिटी चेक करेंगे फॉर एग्जाम्पल। और फिर इसमें भी क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि 3 रेडिकल, कोई 3 डिग्री फ्री रेडिकल बना है ना, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना एल्काइल में और 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ ऐसे जाएगा, है ना, कुछ ऐसे जाएगा। आपको जरा समझना है तो देख लो कैसे बनेगा ये फ्री रेडिकल। जैसे मान लेते हैं कि ये अपने पास ये 3-3 मिथाइल ग्रुप है और यहां पर एक फ्री रेडिकल बना, ये है 3 डिग्री का फ्री रेडिकल। अगर हम यहां पर बोले कि CH3 है, यहां पर भी CH3 है और यहां पर भी CH3 है, तो इसके पास में हो गया टोटल 9 अल्फा एच। यहां से 3, 3 6 और 3 9, 3 डिग्री के पास में, 3 डिग्री फ्री रेडिकल के पास में 9 अल्फा एच है, ठीक है। अभी थोड़ा सा टॉपिक से भटक गए, यहां पर फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना बस सिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें पूछता 2 डिग्री में, तो ये रहा 2 डिग्री कार्बन, ये कौन सा कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन है और ये है अल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये है फ्री रेडिकल, तो इसके पास में ये अल्फा पोजीशन और ये अल्फा पोजीशन है ना। जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल है उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा पोजीशन, और उस पे जो भी हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और यहां पर टोटल है 6 अल्फा हाइड्रोजन और ये इसको बोलेंगे हम लोग 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है। सिमिलरली 1 डिग्री फ्री रेडिकल CH3 CH2, ये रहा 1 डिग्री का फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और इसके पास में है 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो रेजोनेंस तो किसी में नहीं हो रहा है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तीनों में, लेकिन इसमें ज्यादा हो रहा है क्योंकि 9 अल्फा एच है, फिर उससे कम इसमें 6 अल्फा एच के साथ, और इससे कम इसमें, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका हो जाएगा 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ठीक है। इतना कुछ समझ गए, ठीक है। अब बहुत एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, मतलब 2 3 4 5 तो एग्जाम्पल करेंगे ही करेंगे, और उससे आपको और क्लियर आइडिया समझ में आएगा। जैसे यहां पर एग्जाम्पल समझो, आप यहां पर एग्जाम्पल समझिए, हम कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। हम यहां पे नाम दे देते हैं, ये है 1 बॉन्ड, ये है दूसरा बॉन्ड,
और ये हमारे पास तीसरा बॉन्ड। ठीक है, जो जो हाइड्रोजन इंडिकेट किए हैं आप उसका स्टेबिलिटी देखो। उस कार्बन, ये कार्बन है अपना और ये हाइड्रोजन, इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने इसको तोड़ा तो कुछ ऐसा बनेगा क्या, यहां पर फ्री रेडिकल आया, करेक्ट, ये पहला फ्री रेडिकल है। सिमिलरली इसको हमने तोड़ा तो यहां पर दूसरा फ्री रेडिकल बन गया और इसको हमने तोड़ा तो यहां पर तीसरा वाला फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, अब कंपैरिजन करते हैं स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, जरा समझो। क्या ये दूसरा वाला जो आपको दिख रहा है, ये जो दूसरा वाला फ्री रेडिकल दिख रहा है, क्या इस डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में दिख रहा है क्या? एकदम दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 2 वाला हो गया। सेकंड वाला पोजीशन पे थोड़ा सा और साफ कर दें, देखो यही है आपका 2 नंबर, ये दूसरा वाला। क्या ये इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा ना? देखो तो इधर जाएगा, है ना, मतलब वो होमोलिटिकली टूट कर जाएगा बट रेजोनेंस में है। तो सबसे ज्यादा कौन है? 2, क्योंकि इसके साथ में हो रहा है कॉन्जुगेशन, बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन। सिमिलरली 1 वाला तो बन रहा है विनाइलिक फ्री रेडिकल, है ना, डबल बॉन्ड पर ही फ्री रेडिकल सबसे खराब। ठीक है, तो सबसे खराब कौन सा हो गया? 1, और फिर बच गया तीसरा, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है तीसरा। ठीक है, तीसरा वाला फ्री रेडिकल को हम लोग बोलते हैं विनाइलिक फ्री रेडिकल, विनाइलिक फ्री रेडिकल, और ये सबसे खराब होता है। और तीसरा वाला क्या है? एल्काइल फ्री रेडिकल, और इसको बोलेंगे 2 डिग्री का ये फ्री रेडिकल है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पर ये फ्री रेडिकल है वो 2 कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री, और इसके पास में अल्फा एच कितना है? 2 यहां, 2 4 अल्फा एच है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा? बीडीई का ऑर्डर हो जाएगा। 1 में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा, फिर 3 में, और फिर 2 में। ये रहा आपका बीडीई का ऑर्डर। ठीक है, ये है आपका बीडीई का ऑर्डर। सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन बना? 1। तो बोलेगा हम क्यों टूटेंगे, तो फिर भी तोड़ना है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बना? सेकंड वाला। तो ये बोलेगा कि हम तो ऐसे भी स्टेबल बन रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा एनर्जी दे दो, हम अपना टूट जाएंगे। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी किस में लगेगा? सेकंड में। सबसे ज्यादा एनर्जी किस में लगेगा? फर्स्ट में। क्लियर है? आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल समझते हैं, जरा देखो। यहां पर फिर नेमिंग कर देते हैं। ये रहा अपना ए नंबर का बॉन्ड, ये रहा बी नंबर का बॉन्ड, एंड हियर वी हैव सी नंबर का बॉन्ड। फिर इसको होमोलिटिकली तोड़ते हैं, राइट। तो होमोलिटिकली जैसे ही हमने इसको तोड़ा तो आप समझ गए कि यहां पर क्या बना होगा। देखो तो यहां पर एक फ्री रेडिकल बना जिसका नाम क्या है? सी फ्री रेडिकल। यहां पर एक फ्री रेडिकल बना और इसका नाम है बी फ्री रेडिकल। अगेन एक यहां पर बना, ठीक है, यहां पर ये CH2 है, और एक फ्री रेडिकल आपका यहां पे बना है एंड इसका नाम है ए। अब तीनों फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी देखो, कहीं पर भी कुछ नहीं है रेजोनेंस जैसा। ठीक है, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन से देखें, यहां पर अगर आप देखो तो इस फ्री रेडिकल का अल्फा एच कितना है? 2 हाइड्रोजन यहां है, 2 हाइड्रोजन यहां, क्योंकि अल्फा अल्फा है। ठीक है, तो यहां पर सी वाले के पास में टोटल 4 अल्फा एच है। बी के पास अगर देखें, बी के पास तो ये अल्फा इसके रिस्पेक्ट में और बी के रिस्पेक्ट में ये अल्फा, तो 2 2 4, और यहां पर 3 अल्फा एच। क्यों? ये भी हाइड्रोजन है ना, इसके लिए तो ये हाइड्रोजन है। जब इसका कंपैरिजन करेंगे ना तो ये हाइड्रोजन को गिनेंगे, तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो 2 2 4 और 3 7 अल्फा एच इसके पास है। ठीक है, बी वाले के पास। और जब ए को हमने तोड़ा तो फिर इस हाइड्रोजन को भी कंसीडर करेंगे। एक टाइम पर एक ही हाइड्रोजन को तोड़कर ही कंपैरिजन करना, ऐसा नहीं कि सबको तोड़ दो एक बार में। ठीक है, एक हाइड्रोजन को तोड़ो। जैसे मान लेते हमने ए को तोड़ा तो बी वगैरह सब कुछ एज इट इज है, तो ए के रिस्पेक्ट में ये वाला अल्फा है क्या, और जब ये अल्फा है तो इसके पास एक हाइड्रोजन तो है ना, तो इसके पास में कितना है? एक हाइड्रोजन अल्फा है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको दिख गया होगा। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बीडी लिख देंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है बताओ? सबसे ज्यादा 4 7 और 1 अल्फा एच के साथ में 7 वाला ज्यादा स्टेबल है, तो बी वाला जो है एनर्जी कम मांगेगा, बी का बीडी सबसे कम होगा। सिमिलरली सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन बना? 1। तो 1 बोलेगा कि मेरे को ज्यादा एनर्जी चाहिए, और उसके बाद में आएगा अपने पास सी। ठीक है, यह है आपका बीडीई का ऑर्डर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए सबसे ज्यादा अनस्टेबल बन रहा है, करेक्ट। बाकी बी और सी के कंपैरिजन में तो सबसे ज्यादा एनर्जी वो खाएगा। ठीक है, और बी सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो सबसे मिनिमम एनर्जी का उसको रिक्वायरमेंट होगा। तो चलो एक सवाल हम आपको देते हैं होमवर्क के लिए, है ना। आप इस सवाल का में 4 मॉलिक्यूल दिए हैं, चारों का ये बॉन्ड तोड़ना है।
जो इंडिकेटेड है ये वाला बॉन्ड CH के साथ अलग है। आप इस बॉन्ड को तोड़ो होमोलिटिकली और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी BDE का ऑर्डर ABCD में आप हमें कमेंट करके बताओ। आई होप कि BDE का कॉन्सेप्ट आप अच्छे समझ गए होंगे और आपको ये आने वाले एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और ये हेल्पफुल करेगा। ठीक है, और बाकी आप वीडियो के साथ में बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इसी ऐसे ही कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।